Very good morning, student. Today we discuss important chapter. Today we discuss class 10. Name of the chapter: Sector of Indian Economy, Part 1. First lecture of the chapter. First, which content of the chapter? Now you understand that one by one. First, which content of the chapter? Number 1, sector of Indian economy is the name of the chapter. The first, sector of economic activities, comparing of the थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, उसकी कंपेयर स्टडी करना है. देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, उनकी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है. डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस हमें इस पार्ट में देखना है. एंड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप में वैसे 4 तरह की ओनरशिप होती है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर. How many sectors are there? There are 4 types of sector on ownership: primary sector, secondary sector, government sector, private sector, cooperative sector and joint sector. So this is your syllabus of your chapter. Which content, how many contents are there? Only 5 content you learn of the chapter. Very small, very short and very interesting chapter of the Indian economy, class 10. Okay, so now first sector of Indian economic activities, उसकी definitions पढ़ेंगे, बाद में उसके टाइप पढ़ेंगे, बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एंड देन उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ नेचर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एंड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, तो 4 ओनरशिप है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर. तो ये चारों सेक्टर, हम सभी चीजों की इंफॉर्मेशन अब इसमें पढ़ने वाले हैं. सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर. The name of chapter: Sector of Indian Economy, and this is the first lecture, introductory lectures. First, definition of primary sector, क्योंकि already you sector the learn of the definition is having no requirement about this explanation of the sector and what sector means. A system of the economic activity. sector का definition क्या है? A system of the economy. फिर वो कैसी भी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, जैसे बेस्ड ऑन द नेचर एंड द प्रोडक्टिव एक्टिविटी. बेस्ड ऑन सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ द नेचर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? दोज एक्टिविटी कंडक्ट इन द इकोनॉमी टू गेट मोर एंड मोर मनी, इट इज कॉल्ड ऑफ द इकोनॉमिक activity. Okay, so those activity, primary activity की definition हम पढ़ रहे हैं. Those activity wherein good are produced by exploiting natural resource. जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे अपने सामने पेड़ दिखते हैं, जैसे आपके सामने खेती होती है, जैसे आपके सामने फिशिंग दिखती है या कोई और बिजनेस होता है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये काय पे बेसिस है? ये सभी प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जो गाय भैंस पालते वो लोग, तो ये तमाम चीजें प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, जो आपको हर दिन दिखती है. वो तमाम जो किस चीज पर आधारित है? इट्स प्रोवाइडेड द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ऑल गुड्स सबसेक्वेंटली प्रोड्यूस.
मतलब किस चीज पर आधारित है? एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट प्रोवाइडेड the basis of raw material for goods subsequently produced. इन सभी तत्वों के आधार पर प्राइमरी सेक्टर डिपेंड है। अगर आप इसको पिक्चर के रूप में देखना चाहो तो एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इन सभी को मिला के अपने देश का क्या बनता है? प्राइमरी सेक्टर। किन किन चीजों में? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो आपको गाय भैंस दिख रहे हैं ना, वो सब चीजें। सो दिस इज द 5 पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो नाउ प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन क्या है? Those activity wherein goods are produced by exploiting natural resources. It provided the basic raw material for all goods subsequently produced. For example, agriculture, forestry, mining, fishing, animal husbandry. और पूरी जीडीपी में हाल की में 2005 का जो डेटा है उसमें ये बात थी कि शेयर इन जीडीपी ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर का शेयर है 17%, 17% जो जीडीपी का रेशो है प्राइमरी का। इसमें क्वेश्चन 100% आता है तो बी केयरफुल। जीडीपी का शेयर है, जीडीपी में एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो 17% है। सो दिस इज द टाइप ऑफ फैक्टर। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन। सेकेंडरी सेक्टर को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और खासकर इसकी डेफिनेशन क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। Secondary sector apply to the industrial activity that involve the manufacturing process. Raw material convert to useful material by using this method is called of the manufacturing. Once again बताओ, raw material convert useful material by using the system. The system is called manufacturing sector. Okay, so this is simple definition: a raw material convert useful material using by the system. The system is called raw material. Raw materials का definition क्या है? Raw material convert to useful material by using the system. इस system is called manufacturing. Okay, कौन से example है भाई? Textile production, construction, automobile, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपके बारे में देखते हैं कि ये टेक्सटाइल है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये चारों चीजें सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड होती है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टेक्सटाइल, क्लॉथ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, क्लॉथ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार, बाइक, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो मेकिंग गुड, आपकी जो भी चीजें, खिलौने हैं, सब चीजें जो बनते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब हमें देखना है कि थर्ड सेक्टर का नाम क्या है? टर्शरी सेक्टर। इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो दिस सेक्टर वर द एक्टिविटीज एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सिंपली बात है, टर्शरी सेक्टर जो है या आपको सर्विस सेक्टर है, थर्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेसिक एक्टिविटी, उनको बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड करने का काम करते। जैसे स्कूल है, स्कूल क्या है? एक सर्विस सेक्टर में आता है, टीचिंग सर्विस सेक्टर में आता है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आता है। तो आपके पास ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है जो घर तक पहुंचती है, जैसे आप अमेजोन से कोई चीज खरीदते हो और आपको घर तक पहुंचती है, तो वो चीजें पहुंचाने वाला जो सिस्टम है उसको हम क्या कह सकते हैं?
टर्सरी सेक्टर कह सकते हैं, या थर्ड सेक्टर भी कह सकते हो, या सर्विस सेक्टर भी कहलाते हो. So this sector is this it provided service rather than goods, and hence it is also called a service sector. क्या क्या एग्जाम्पल है? ट्रांसपोर्टेशन जो आपके पास है, एजुकेशन जो स्कूल का पिक्चर आपको दिख रहा है, सर्विस जो खासकर कंप्यूटर टीचिंग सभी प्रकार की सर्विस, टेलीफोनिक ये जो टेलीफोन का जो आपके सामने ये टेलीफोनिक बूथ लगा है, ये सारी जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं आपसे जिस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जैसे आप मैंने कम्युनिकेट कर, आप मुझसे जुड़ रहे हो, जैसे जूम के जैसे आपने जूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह जो इस्तेमाल करते हो, वो तमाम चीजें सर्विस सेक्टर में आती है. गूगल भी सर्विस सेक्टर में ही आता है, जो आपकी जो मांगी सर्विस आपको वो प्रोवाइडेड करता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग, क्या क्या एग्जांपल लिखोगे? ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सर्विस, टेलीफोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड हेल्थ सर्विस. और अगर जीडीपी का बात करते हो तो सबसे ज्यादा शेयर जीडीपी में तृतीय मतलब थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का है, जिसका कितना एवरेज है? 55% रेशियो. और अब सेकेंडरी सेक्टर का कितना है जीडीपी में? 28%. जीडीपी का रेशियो कितना है? 28%. मतलब 28%. अभी 55 थर्ड सेक्टर, प्राइमरी 17, secondary 28 and third sector 55. So this is the total of 100. So 17, 28 and 55. याद रखना, first sector 17, second sector 28, third sector 55. Okay, so total मिला के 100%. अब हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है जीडीपी का. अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आपको 10th के एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? विद इन अ बाउंड्री ऑफ द नेशन. जैसे ये पूरी देश की बाउंड्री है, इस देश के बाउंड्री के अंदर जितना प्रकार का प्रोडक्शन होता है, उसके लास्ट फाइनल मार्केट वैल्यू को काउंट किया जाता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, याद रखना. विद इन अ बाउंड्री ऑफ द नेशन, वर्ड्स याद रखना, भूलना नहीं है, मैं 10 बार बता रहा हूं. विद इन अ बाउंड्री ऑफ द नेशन, within the boundary of the nation, within a boundary of the nation, all types of good production counting last final market value, it's called GDP. देखिए, आपने एक सिंपल से एग्जांपल बताया. जैसे आपने पेन खरीदा, पेन 10 रुपए का खरीदा, तो 10 रुपया इज अ लास्ट फाइनल वैल्यू. म्हणजे अगर आप बात कर रहे हो कि जीडीपी की, तो जीडीपी में कौन से क्वेश्चंस, कौन से जीडीपी वैल्यू होती है, सभी चीजें. अब जो भी चीजें खरीद रहे हो उसकी लास्ट फाइनल वैल्यू, मतलब ग्राहक ने उसको रीसेल नहीं करना है, उसको वही काउंट स्टॉप करना है. जैसे आपने कोई बुक खरीदा और उसको 50 रुपए दिए, तो उस बुक की जो वैल्यू है 50 रुपीज, वो देश के नेशनल इनकम में काउंट होती है. मतलब वही है कि जीडीपी का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंटिंग लास्ट फाइनल वैल्यू ऑफ द market, it is called of the GDP. So this is the simple definition of GDP. अभी it is value of final goods and services produced in the country during the year, और उसका एक पर्टिकुलर ईयर, एक ही ईयर के लिए काउंट किया जाता है. इट इंक्लूड टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर को मिला के, जैसे मैंने आपको जीडीपी बताया, जीडीपी 17% प्राइमरी, 28% सेकेंडरी एंड 55%. तो 17, 28 प्लस 55
इक्वल टू 100, तो ये हुई जीडीपी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीडीपी को काउंट करते हैं। ओके, सो इट इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी, और ये पूरे देश की एक इनकम का सोर्सेस बताता है, एक्सपेंडिचर का भी सोर्सेस वो फाइंड आउट करता है। इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर वाज ट्रेडिशनली द बिगेस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। भले ही वो जीडीपी में 70% हिस्सा जरूर वो रखता हो, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा पार्ट है, और वो इंडिया की लोगों को सबसे ज्यादा जॉब रिक्रूटमेंट देता है, जॉब प्रोवाइडेड करता है, लोगों को काम अवेलेबल कराता है। खेती में ऐसा कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है, वो कोई भी स्किल अनस्किल लेबर सभी प्रकार के लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं, और देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, और उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी बहुत ही important key role अपना अदा करता है। So with the coming of industrialized sectors, secondary sector gain importance, manufacturing become a major industry of the economy. जीडीपी में अभी मैन्युफैक्चरिंग भी अपने तरीके से हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर के बाद वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर में अवेलेबल होती है, और सबसे कम अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो सर्विस सेक्टर है। पर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर अपनी लेवल पे अब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। In past decade of service sector was assumed much importance in terms of total production. Today, tertiary sector is the largest producing sector in India and contribute the most of the GDP. अभी मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, सर्विस सेक्टर की। कितनी है, 55%, सेकेंडरी सेक्टर 28% और एग्रीकल्चर सेक्टर 17%. So this is a very important part of the chapter. You learn easiest way. Manufacturing sector are the gain important. धीरे धीरे सारे सेक्टर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे। जब देश आजाद हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में 75% रेशियो था, धीरे धीरे कम होकर हमने 17% तक लाया। ये हमारे देश की ग्रोथ का एक जीता जागता नमूना है कि हम जिस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का रेशियो जीडीपी में कम कम होने लगता है वो देश डेवलप कंट्री कहलाते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। और हमने उस सेकंड स्टेज पे हमने कदम रखा है। 28 से 17% तक हमने जीडीपी का रेशो एग्रीकल्चर का घटा दिया है, प्राइमरी सेक्टर का तो, और सर्विस सेक्टर का रेशो बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। कुछ सालों में अब टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ है। बहुत सारे देश अब टर्सरी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन तमाम सेक्टरों को अभी डेवलप करने की बात कही, और उससे आगे भी चल के इसी सेक्टर पर पूरी इकोनॉमी बनी रहेगी, क्योंकि इसका जीडीपी में सबसे ज्यादा रेशो होता है। और दूसरा, टैक्स पेयर में भी यही सर्विस सेक्टर सबसे आगे होता है। धीरे धीरे सर्विस सेक्टर अपने इंपॉर्टेंस पोजीशन पे आ रही है। अपने देश में जो जीडीपी काउंट होता है वो किस तरीके से काउंट होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मैंने आपको पहले ही बताया, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए सेक्टर ऑफ पर्टिकुलर ईयर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि लास्ट फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स की काउंट की जाती है पर्टिकुलर 1 ईयर में, मतलब विद इन अ बाउंड्री ऑफ द नेशन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंटिंग ऑन फाइनल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर 1 ईयर, इट इज कॉल्ड अ जीडीपी। The value of final goods and services producing each sector during the particular year provided the total production of the sector of that year. And the sum total of production 3 sector of call of the GDP। और इन तीनों सेक्टर की मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, इन तीनों की टोटल क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस सर्विस सेक्टर। It is value of final goods service produced within a country in a particular year within a boundary of the nation, which type of goods, all types of goods, final goods and services produced within a country during a particular year। एक साल के अंदर जितना भी टाइप का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू काउंट की जाती है और इसी से जीडीपी निकलता है।
In India, many more task of the measuring GDP is undertaken by central government ministry. और GDP काउंट करने का जो है वो नासो करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक भारत की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार के अंदर काम करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरे देश का GDP काउंट किया जाता है। The ministry, with the help of various government departments, all the state and union territories, collect information of total value of goods and services, their price and estimated of the GDP. ये देश में जो GDP काउंट की जाती है वो द मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से हेल्प करता है, और स्टेट, जिला परिषद जो हमारी मतलब देखिए सेंट्रल में NSSO काम करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन SSO, जो आप पढ़े होंगे 9th में, तो वो काम करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। प्लानिंग कमीशन अपने लेवल पे काम करता है। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया हुआ है, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, 2015 में उसको रिप्लेस किया गया। तो मिनिस्ट्री हेल्प करती है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से लर्न करके रखें। सो व्हाट इज GDP एंड हाउ इज GDP कैलकुलेट इन इंडिया, ये 5 मार्क का और सबसे IMP क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। ये 5 पॉइंट्स आपके पास नीचे दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करें और लिखें। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या अंतर होता है, कभी कभी डेफिनेशन या डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आपके पास आ रहा है। पहले तो फाइनल गुड, जो आपने पेन खरीदा, बुक खरीदा, जो भी आपने यूज करके उसको फिनिश कर दिया या आपने तक ही सीमित रखा उसका यूज। जैसे आपने कोई टेलीविजन खरीद लिया और अपने घर तक ही इस्तेमाल करे, तो वो तमाम चीजें जो फाइनल गुड्स कहलाती है। मतलब ऑल गुड्स which meant either or consumption by consumers or the investment by firm are called final goods। इसके बाद वो रीसेल भी होगा, याद रखना। अगर आपने पेन खरीदा और आपने 10 रुपए में पेन खरीदा और किसी को 15 रुपए बेचा, तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। फाइनल गुड्स वो होता है जो आप गुड्स को खरीदते हो और खुद के लिए इस्तेमाल करते हो। सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो ऑल गुड्स विच मिंट और कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, वो खुद के लिए इस्तेमाल करता है। और फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर होता है वो इसको इन्वेस्ट करके आगे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उन तमाम चीजों को हम फाइनल गुड्स कहलाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है चाय बनाता है, जैसे आपको चाय बनाना है तो उसके लिए जो शक्कर लगती है, दूध लगता है, चीजें लगती है, गैस लगता है, वो तमाम चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। जैसे आपने एक पेन खरीदा तो पेन के अंदर जो रिफिल होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, रिफिल बनाने वाली जो चीजें वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, लेकिन मोबाइल के अंदर की जो बैटरी है, जो पार्ट है, वो सारे पार्ट जो बनाने वाले लोग हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ऑल गुड्स विच आर यूज रॉ मटेरियल बाय फर्दर प्रोडक्शन, इसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जो प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। चाहे कोई भी हो, जो पर्सन जो वस्तु प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है, वो तमाम चीजें क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। जैसे फर्दर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अदर रीसेल इज सेम ईयर ऑफ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है, मैंने आपको बोला ना, जैसे आप कोई मेरे लिए पेन खरीदा और आपने एक 10 रुपए की पेन खरीदा, दूसरे को 15 रुपए बेची, तो वो उनके लिए फाइनल हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही हो जाएगी। रीसेल द सेम आर ईयर एज इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ चीजें रिसेल की जाती है तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाती है। एक बार बन गई तो बन गई, उसके बाद अगर बेचो तो इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस। रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक थर्ड सेक्टर, क्या रीजन है, ये 5 मार्क के लिए आता है और ये कम से कम 10 टाइम एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। नाउ वन बाय वन पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पे
First, with the development of nations service such as banking, education, health and information. देखो सर्विस सेक्टर किन सेक्टर से जुड़ी है? 5 सेक्टर. 1 बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग सर्विस, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उन तमाम चीजों को सर्विस सेक्टर में काउंट किया जाता है, जो टर्सरी सेक्टर मानी जाती है. टेक्नोलॉजी, देखो कौन से बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट, LIC, बैंकिंग, ये तमाम चीजें सर्विस सेक्टर में काउंट होती है. सो दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रिपेयर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर. अभी बात करो खेती में लगने वाला फर्टिलाइजर, वो कौन प्रोवाइडेड करता है? सर्विस सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन दोनों को जोड़ने वाला ज्वाइंटर का काम करता है प्राइमरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर. मतलब सर्विस सेक्टर becoming a create a role to connecting up to sector, primary sector and secondary sector. इन दोनों को जोड़ने वाला कोई सेक्टर है तो वो फाइनल सेक्टर, थर्ड सेक्टर है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत मायने करता है. Increase the standard of living lead to introduction of new services, eating outlet, shopping outlet, professional training, customer, tourism, hotel. ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ डेवलप होने लगी है और ये तमाम चीजें सर्विस सेक्टर में आती है. इनमें लाखों लोगों को जॉब अब प्रोवाइडेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है सर्विस सेक्टर, जिसमें अभी बैंकिंग, टूरिज्म, जैसे आप कहीं से पिज्जा मंगवाते हो या आप कहीं होटल से खाना घर तक मंगवाते हो, तो ये सर्विस अब धीरे धीरे डेवलप होने लगी है. जैसे आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हो तो वहां पे आपको जो सर्विस मिलती है, बैंकिंग में आप ATM में पैसे निकालते हो, ATM वाली सर्विस आती है, हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल में जाते हो, एजुकेशन स्कूल पढ़ते हो, कॉलेजेस आते हैं, डिग्री मिलती है, नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, ये तमाम चीजें अब तक प्रोवाइडेड करने का काम सर्विस सेक्टर का है. इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ ग्रोना हो रहा है. ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सर्विस. सो इसके रीजंस क्या है कि ये रीजन फॉर ग्रोइंग ऑफ इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले बताया. इसके 5 रीजन हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं. इन कंट्री सर्विस ऑफ हॉस्पिटल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, पोस्ट, टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस companies is required. Those are the considered basic service of developing countries in the take responsibility provision of the service. और दूसरी ये सारी मैंने आपको बताया, कम से कम 25 एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, वो सभी सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल हैं. दूसरा रीजन है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट सर्विस और सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड. क्या क्या चीजें डेवलप हो रही है? एग्रीकल्चर को सर्विस सेक्टर क्या क्या प्रोवाइडेड करता है? ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी, ट्रेड फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, ये सभी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सर्विस सेक्टर अवेलेबल करा रहा है और इनका इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है. Greater than the development of primary and secondary sector, more than the demand of sub sector. क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है. एंड एज इनकम ऑफ, अभी जो लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है, आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया पर्सन और सर्विस सेक्टर में काम किया पर्सन का पेमेंट आप डिफरेंस समझ में आता है. सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, वहां पे सभी लोगों को फैसिलिटीज मिलती है जो प्राइमरी सेक्टर उनको प्रोवाइडेड नहीं कर सकता या सेकेंडरी सेक्टर उसको प्रोवाइडेड नहीं कर पा रहा है. तो ये तमाम चीजें सर्विस सेक्टर से डिपेंडेंट है और इनकम लोगों का बढ़ा है, स्टैंडर्ड बढ़ा है, जो सर्विस सेक्टर की वजह से लोगों का इनकम सोर्स बढ़ा. इनकम सोर्सेज बढ़ने से उनका, आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर का इनकम सोर्सेज बढ़े, इनकम सोर्सेज से उनका स्ट्रक्चर बढ़ा,
उनका जो हर चीज़ें शॉपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल, जैसे CBSE प्राइवेट स्कूल है, ये भी फैसिलिटी अब धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगी। इससे सर्विस सेक्टर बहुत तेजी के साथ इंडिया में ग्रोन अप कर रहा है। और द लास्ट पीरियड ऑफ द सर्टेन दैट to the days of based on information communication technology has become an important and essential the production this service has been rising rapidly। धीरे धीरे ये भी सर्विस एक बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। So this is the 5 reason of the growing importance of tertiary sector। So this is overall our first part of the chapter। You learn easiest way, understand and then इसमें कौन से क्वेश्चन, reason for growing importance of public tertiary sector, difference between final and intermediate goods, उसके बाद GDP काउंट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट इन इंडिया, ग्रॉस GDP प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, उसको कैसे इंडिया में काउंट किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर की इंफॉर्मेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, और उसके ये। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द chapter। You learn easiest way, understand and make your own notes of the chapter। Thank you।